हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना। तो अब तक हमने 3 लेक्चर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वगैरह के देख रखे थे, जिसमें हमने पढ़ा था आइगन वैल्यू निकालना, आइगन वेक्टर निकालना, डायगोनलाइजेशन पढ़ा था हमने, और कार्ले हैमिल्टन थ्योरम भी थोड़ा बहुत हमने उसका आइडिया देख रखा था। ठीक है ना। ये हमारा 4th लेक्चर है, यही लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं ये बताऊँगा कि हमने मैट्रिक्स लेक्चर में मैट्रिक्स अलजेब्रा में पूरा क्या क्या पढ़ा है। मैं उसकी समरी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि किस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जेस्ट TIFR जैम सब में। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज ये लास्ट लेक्चर है, 4th लेक्चर। इसमें हम लोग 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट हमारा रोटेशन से कैसे मतलब कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं या कैसे चेंज होता है वो रोटेशन के द्वारा, ये हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि रैंक कैसे हम निकालते हैं या मैट्रिक्स की रैंक कैसे डिफाइन होती है। ठीक। तीसरा हम लोग देखेंगे कि किसी भी नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन होता है उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या और कैसे उसके सोल्यूशन निकाले जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और यही हमारा एंड होगा इस चैप्टर का। ठीक। आइए शुरू करते हैं हम लोग रोटेशन मैट्रिक्स। तो चलिए देखिए क्या है रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है। रोटेशन मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन वाया रोटेशन। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन वाया रोटेशन। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट हमारा कैसे ट्रांसफॉर्म होता है रोटेशन से, ये हम लोग आज देखेंगे। मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो कैसे हमारी निकल के आती है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास जो हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या भैया, कार्टेशियन वाला। ठीक है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और z एक्सिस हमारी ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। अब देखिए ये हमारा भैया ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। अब हम क्या करते हैं, इसको जी एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल पे रोटेट कर देते हैं। जी एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। ये हमारी हो गई एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है ना। ये हमारा वाई डैश हो गया और थीटा एंगल पे इसको रोटेट किया था हमने। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हम लोग क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लिखेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है रोटेशन तो हम थीटा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए थीटा एंगल पे हमने रोटेट कराया, तो यहाँ पे ये थीटा, तो ये भी हमारा थीटा होगा। ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस को थीटा तो वाई भी थीटा पे जाएगी। ठीक। और जी एक्सिस के अबाउट हमने इसको क्या करा दिया भैया, रोटेट करा दिया। इतना आप समझ रहे हैं, यही हमारी कंडीशन है। अब हम देखेंगे कि एक्स और वाई से हम एक्स डैश वाई डैश में कैसे जा सकते हैं, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स उसमें लगेगी। तो आइए देख लेते हैं। देखिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए क्या होगा। अब ये एक्स डैश है, ठीक, और ये हमारा वाई डैश है। अब क्या करते हैं ना, इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करिए, ये देखिए रिजॉल्व करिए। तो ये एक्स है, एक्स जो है देखिए ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, इतना 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे ना, क्योंकि ये क्या है, वाई डैश है। ठीक है ना। इसी का मैं अपोजिट लिख रहा हूँ। तो ये वाई डैश है, तो एक्स डैश वाई डैश किस में है, 90 डिग्री पे है ना, क्योंकि थीटा पे भी रोटेट कर रहा है, थीटा पे भी। समझ पा रहे हैं। ठीक है। और एक्स हमारा ये जो है, इसको अगर मैं इधर एक्सटेंड करूँ तो ये हमारा दोनों 90 डिग्री पे है। ठीक है ना। तो माइनस एक्स डैश, इसको माइनस वाई डैश लिख देता हूँ। ठीक। इतना आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब देखिए ना, एक्स को रिजॉल्व करते हैं। एक्स को रिजॉल्व करिए, एक्स को रिजॉल्व किया तो इधर कॉस थीटा, इधर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा। ठीक है। और इधर रिजॉल्व किया तो ये क्या हो गया, एक्स साइन थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं चाहिए। तो एक्स एक्सिस को हमने रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व किया। अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो एक्स को पहले आप रिजॉल्व कर दीजिए, एक्स कॉस थीटा इधर, एक्स साइन थीटा इधर। आप इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ये जो एक्स डैश है इसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्स एक्सिस को रिजॉल्व करके आपको बताऊंगा कि एक्स डैश वाई डैश से कैसे एक्स और वाई में जाते हैं। ठीक है ना। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि एक्स और वाई से कैसे एक्स डैश वाई डैश में जाएंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे बने रहें। चलिए देखिए, तो क्या हुआ, एक्स कॉस थीटा इधर, एक्स साइन थीटा इधर। ठीक है। अब वाई को, वैसे ही वाई को हम लोग रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। वाई को अगर आप रिजॉल्व करना चाहें तो देखेंगे ये दोनों जो एंगल हमारा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल, ये भी 90 डिग्री है कि नहीं है। ठीक है। तो इधर आप देखो वाई कॉस थीटा, उधर वाई साइन थीटा, तो इधर जो है क्या हो जाएगा, वाई ऑफ साइन थीटा, और इधर हो जाएगा वाई कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारा y का रिजॉल्व हमने किया तो y साइन थीटा भी इधर जा रहा है, x कॉस थीटा भी इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे रिजल्टेंट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि x डैश इक्वल्स टू x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए जो हमारा x साइन थीटा इस डायरेक्शन में है और y कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, तो इसको मैं अगर इस डायरेक्शन में लाऊंगा तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू माइनस x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। समझ पा रहे हो इतना, ठीक है। और जी एक्सिस हमारा, जी एक्सिस के अबाउट हम लोग रोटेट कर रहे थे, तो जी एक्सिस हमारी चेंज नहीं होगी, मीन्स जी डैश इक्वल्स टू जी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको बनाना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा एक्स डैश वाई डैश जी डैश ये इक्वल होगा, यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, यहाँ पे 0 0 1, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे x y और z। तो देखिए ये मैट्रिक्स की फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। और ये हमारी जो मैट्रिक्स होती है भैया, ये मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, यही इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। क्या कहते हैं भैया, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है ना। यही हमारी है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स भैया इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑर्थोगोनल इन नेचर होती है। अगर ये ऑर्थोगोनल इन नेचर है मतलब कि क्या हुआ, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट 1 होगा, कैसे होगा देख लो, सॉल्व करो आप। डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, इसके अबाउट सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इसको हम लोग टी लिख सकते हैं, ये क्या है, ऑर्थोगोनल इन नेचर है, ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो भैया हमारे पास बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो हमारी होती है, जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी करती है कि A इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, जिसको मैं लिख रहा हूँ OM ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि A इंटू ए ट्रांसपोज ये किसके बराबर होता है, एंटी मैट्रिक्स के बराबर होता है भैया। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि A इनवर्स इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं, आप क्या करो, इधर से आप A इनवर्स का गुणा करो, इधर से कर सकते हो। देखो कैसे आया, कुछ लोग नहीं समझ में आया, देखिए तो मैं लिख सकता हूँ A इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, ये कर सकता हूँ ना। इधर से गुणा किया तो इसमें भी गुणा करेंगे, तो ये A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। अब देखिए A इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा भैया, जल्दी बोलो, ए ट्रांसपोज, ये आइडेंटिटी बना देंगे और यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। इसको मैंने बताया भी था आपको, जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बता रहा था, उसमें मैंने बताया था कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी उसकी वो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। और ये भी होता है, ये भी प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आई। अगर हम लोग क्या करते हैं हम लोग जी एक्सिस के अबाउट अपना कोऑर्डिनेट रोटेट कराते हैं, ठीक है ना। अगर जी एक्सिस के अबाउट हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कराएंगे तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट कराएंगे तब क्या होगा, और वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट कराएंगे तब हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिलेगी। उसको पहले लिखेंगे, फिर एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इतना आप समझ गए, इसको नोट कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे निकली सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है हमारी वो वाई एक्सिस और वाई और एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट कराते हैं तो क्या हमें मिलेगा, ठीक है। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को जैसे मैंने टी लिखा था तो लिख देता हूँ टी थीटा एंगल से रोटेट करा रहे हैं और एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है वो होती है, देखिएगा 1 0 0। इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं, कोई समस्या आया नहीं भैया, बहुत ही सिंपल है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो कैसे डिराइव करोगे, जैसे सिंपल एकदम, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी एक्सिस रखे थे ना, अब एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आपको रोटेशन कराना है तो यहाँ पे एक्स रख दो, इधर जी रख दो, ठीक है। और हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करेंगे वो राइट हैंड थंब रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि आप अगर x क्रॉस y करो तो z एक्सिस हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं x इधर रख दूँ, ठीक है, अगर मैं x इधर रख दूँ और z इधर रख दूँ,
ठीक। तो आप देखो x क्रॉस y क्या मिल रहा है, z इधर मिल रहा है ना, तो ये हो जाएगा भैया z एक्सिस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस z एक्सिस। ठीक है, अगर आप x ऊपर ले रहे हो, x एक्सिस के अबाउट रोटेशन देख रहे हो ना, तो आप देखोगे x एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेशन देख रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा, पहली बात तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका राइट हैंड थंब रूल फॉलो करना चाहिए, पहली कंडीशन ये। ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग अपनी रोटेशन मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ पे देखो रोटेशन क्या होगा, रोटेशन अगर मैं करना चाहूँ तो ये देखो जेड हो गया, ये माइनस जेड हो गया, और यहाँ से थीटा एंगल अगर मैं रोटेट कराता हूँ तो ये वाली मैट्रिक्स हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक, इतना आप समझ गए। चलिए ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करूँ और वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊँ, किस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तब हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, देखिए क्या होगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है वो हो जाती है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, बीच में 0 0 1 0 और यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे आती है ये भी आप निकाल सकते हो। तो मैंने एक आपको निकाल के दिखाया, दो मैंने आपको होमवर्क के रूप में आप ले सकते हो। आप इसको क्या करोगे, खुद से डेराइव करने की कोशिश करोगे। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस अपनी सही से डिफाइन करनी है। जो ऊपर वाली एक्सिस है उसी के अबाउट आप रोटेट करेंगे तो विजिबिलिटी में मतलब कि देखने में बहुत मतलब आसानी होगी, जिसमें आप रिजॉल्व कर लोगे आसानी से। फिर आप देखोगे कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। ठीक है ना, ये आप देखेंगे। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो प्रयास करना और, ठीक है, या किसी बुक वगैरह में देखना। अब मैं दोबारा फिर तो बताऊंगा नहीं इसको। ठीक है, तो मैंने एक में बताया, और इस अगर नहीं होता है किसी से तो भैया इसको क्या करेंगे, आप मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से इतना तो मुझे भरोसा है, अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हो तो इतना आप कर ही सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। अगर क्या करते हैं हम लोग, जी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करते हैं तो कैसे होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, और वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन करते हैं तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई वेक्टर दे दिया गया, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है, कौन सा है, एफ ऑफ वेक्टर लिख रहा हूँ, तो ए वेक्टर इक्वल टू, जैसे मान लीजिए मुझे दिया गया है एक्स और वाई एक्सिस में, मीन से जो हमारी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस थी इसमें हमें दिया गया है 2y कैप प्लस 3j कैप, ये मान लीजिए मुझे दिया गया है। ठीक है, 2D में दिया गया है, तो आप क्या करें, जी को डिलीट कर दें, जी वाली जो मीन्स रो और कॉलम इसका इसको उड़ा दें। ठीक है, सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स लिखें, तो 2x2 का वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ए हमारा जो वेक्टर है वो 2i कैप प्लस 3j कैप है। अब क्या करते हैं, ये हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में। अब क्या कह रहे हैं कि हम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस को किस में कर रहे हैं, थीटा एंगल पे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे मान लीजिए हमने क्या किया, रोटेट करा दिया अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ठीक है, ये किस में था भैया, एक्स और वाई में। ठीक है, ये किस में हो गया, एक्स डैश और वाई डैश में। ठीक, ये हमारा इसमें एक्स का काम कर रहा था, ये हमारा वाई का काम कर रहा था। ठीक है, तो हमारी एक्स डैश और वाई डैश क्या होंगी, इन द फॉर्म ऑफ एक्स और वाई। ठीक, क्या होगी, चलिए ये देख लेते हैं। तो वही सिंपल, आप क्या करो, अगर कोऑर्डिनेट हमारा 60 डिग्री पे रोटेट करा दिया तो न्यू कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए सोल्यूशन आइए कर लेते हैं। तो सिंपल वही करना है भैया, यहाँ पे लिखो एक्स डैश, यहाँ पे लिखो वाई डैश, कोऑर्डिनेट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कॉस थीटा, कॉस थीटा मीन्स जल्दी बोलो, कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री, और यहाँ पे कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि न्यू कोऑर्डिनेट जो हमारे आ जाएंगे, मतलब कि न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या होगा, देखिए एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान लिखो जल्दी, कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन का √3/2, यहाँ पे √3/2 माइनस में यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड यहाँ पे 3। ठीक, अब आप गुणा कर दो, गुणा करोगे क्या मिलेगा, एक्स डैश इक्वल्स टू, देखिए एक्स डैश इक्वल्स टू 2 से इसमें गुणा हुआ तो आपका हो गया 1 + 3√3 / 2। ठीक है, और वाई एक्सिस हमारी मतलब कि वाई डैश हमारा क्या हो जाएगा -√3 + 3/2। ठीक है, तो ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो हमारे कोऑर्डिनेट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा ए डैश वेक्टर होगा, ए डैश वेक्टर मतलब कि जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा, उसमें जो हमारा ए डैश वेक्टर होगा वो हो जाएगा 1 + 3√3 / 2 i कैप प्लस -√3 + 3/2 j कैप।
समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ओरिजिनल था और ये हमारा ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर है। मीन्स ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो कैसे हमारे ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? तो रोटेशन मैट्रिक्स हमारी कैसे हो गई? रोटेशन मैट्रिक्स में हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या करो, रोटेशन मैट्रिक्स निकालो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस के अबाउट, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेमोराइज कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, कि नहीं तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे आपको डिराइव करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा तेज हो तो आप डिराइव भी कर सकते हो, तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है, बस ये है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन आपको आता है मीन्स एग्ज़ाम वगैरह में, तो आप वहाँ पे कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, आपने रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में देख लिया। अब इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है वो भैया आ रहा है रैंक का। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो आ रहा है भैया रैंक का। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ रैंक। हाँ, तो रैंक क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स, ये क्या होती है? रैंक होती है। ठीक है ना, देखिए मैं लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ऑर्डर है वो रैंक के बराबर होगा। कब होगा? जब हमारी जो मैट्रिक्स है, या आप कह लो या आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो या स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले लो, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 ना आए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3x3 का कोई एग्जांपल ले लो आप, जैसे 1 2 3 2 4 6 और 9 8 7, ऐसा कुछ हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखोगे, इस वाली मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आएगा 0। ठीक है, अगर मैं ये मैट्रिक्स को मान लूँ तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 0। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका ऑर्डर इसके रैंक के बराबर नहीं होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 ना आता, सुन रहे हो, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 ना आता तो हम ये कह देंगे कि इसका ऑर्डर और इसकी रैंक जो है वो बराबर है। ठीक है, अब मान लीजिए 0 हो गया, अब क्या करेंगे? अब आपको मैंने बताया, देखिए अब डिफिनेशन लिखिए, ऑर्डर ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो ये जो 3x3 मैट्रिक्स है, इसमें अब हम लोग थोड़ा और नीचे जाएंगे, मीन्स 2x2 की सब मैट्रिक्स इसमें हम बनाना शुरू करेंगे 3x3 से। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स से हम लोग 2x2 की सब मैट्रिक्स बनाना शुरू करेंगे। तो जितनी मैट्रिक्स उसमें बनेंगी, उसमें से अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो हमारी जो रैंक हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। जैसे कि इसमें आप सब मैट्रिक्स बनाओ, देखो ये मैट्रिक्स बनी, ये सब मैट्रिक्स हो गई, ये बनी, तो ये सब मैट्रिक्स हो गई। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ पे देखो सब मैट्रिक्स जैसे ये वाली है, तो इसमें अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूँ तो 4 - 4 ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया? 0, इसको मैं मान रहा हूँ A'। ठीक, इसका डिटरमिनेंट देखो, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ठीक है ना, इसको A1 मान ले रहा हूँ, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ठीक, तो ऐसे आप सब मैट्रिक्स बनाते जाओगे। अगर सभी सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो हम लोग और नीचे चलते हैं। ठीक है, अगर 0 नहीं आता है किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी सब मैट्रिक्स का अगर जो डिटरमिनेंट हो 0 नहीं आता है, तो हमारी रैंक जो है उसी सब मैट्रिक्स का ऑर्डर होती है। ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2x2 मैट्रिक्स है ना, तो इसका 2x2 ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी रैंक है वो क्या हो जाएगी? रैंक इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यही आपका डेफिनेशन है कि ऑर्डर ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर इसका डिटरमिनेंट 0 ना होता तो इसका ऑर्डर हमारा रैंक हो जाता। अगर सब मैट्रिक्स का जो उससे नीचे सब मैट्रिक्स है उसका अगर ऑर्डर 0 नहीं है, मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो उसका ऑर्डर हमारा रैंक बन जाएगा। तो रैंक आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। चलिए ठीक है, और इसमें कुछ नोट पॉइंट लिख लेंगे। नोट पॉइंट ये है कि अगर रो ऑफ ए, मीन्स रो को मैं रैंक से दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, रो ऑफ ए का मतलब हो गया कि रैंक ऑफ ए अगर हमारा m है, ठीक है, और रो ऑफ बी हमारा अगर n है, मतलब कि इसकी रैंक m है, इसकी रैंक n है। ठीक, तो रो ऑफ ए बी ये लेस दैन और इक्वल टू होगी m के। ठीक है, अगर m हमारा ये छोटा है n से। ठीक है, अगर m बड़ा है n से तो रो ऑफ ए बी हमारा ये जो है लेस दैन और इक्वल टू होगा n के।
ठीक है। तो रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी, ये जो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसकी रैंक जो है वो आइदर मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होगी। लेकिन क्या होना चाहिए, m अगर छोटा है भैया, तो मान लीजिए अगर यहाँ मैं n लिख देता, मान लीजिए अगर मैं यहाँ n लिख देता, तो यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, अगर n के बराबर हो जाता ये रो ए बी हमारा n के बराबर अगर हो जाता, ठीक है, तब क्या दिक्कत होती, तब क्या दिक्कत होती कि हमारा जो मैट्रिक्स है, सॉरी यहाँ पे m बराबर लिख दो, लेस देन और इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ये n के बराबर हो जाता तो n जो है क्या है, m से बड़ा है, तो m के बराबर हो ही ना पाता, ठीक है। तो आइदर मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, m जो छोटा है उसी के बराबर होगा। मीन्स रो ए बी, मतलब ए बी मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो रैंक है वो m के बराबर होगा। समझ पा रहे हो। और इसमें अगर m बड़ा है तो रो ऑफ ए बी जो है वो किसके मैट्रिक्स बराबर होगा, n मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो अरे यार यहाँ पे लेस देन ही होगा, ठीक है, इसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए, चलिए ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट लिखेंगे कि जो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, नॉन सिंगुलर, दूसरा नोट पॉइंट लिख लेंगे, ये तो ऑब्वियस भी बात है कि जो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसकी जो रैंक होती है वो उसके ऑर्डर के बराबर होती है, ठीक है, मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर, ठीक। और सिंगुलर मैट्रिक्स के जो रैंक होती है वो उसके ऑर्डर से कम होगी हमेशा, ठीक है। इसको भी आप लिख लेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये दो नोट पॉइंट थे और रैंक हमारा सिर्फ भैया इतना ही था, कोई समस्या नहीं है इसमें। आप सिर्फ आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। पहले आप डिटरमिनेंट निकालोगे, जो मैट्रिक्स दी है सीधा डिटरमिनेंट निकालो। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है सीधा लिख दो रैंक हमारी जो है उस डिटरमिनेंट के उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है, ठीक है ना। तो रैंक वहाँ से निकल जाएगी, ठीक। और हाँ, इस पर एक क्वेश्चन और आता है, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स आपको दे दिया और ए मैट्रिक्स हमारी 3x3 की है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है कि आपको जो मैट्रिक्स दी जाएगी वो 3x3 की ही दी जाएगी सभी एग्जाम्स में, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, ठीक। अब क्वेश्चन उसने पूछा, कहा कि हमारी जो ए मैट्रिक्स की रैंक है वो लेस देन है 3 के। अगर लेस देन है 3 के मतलब कि जो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो क्या है, 0 है। इससे आप पता कर सकते हो ना, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी तो उसका जो रैंक है उसके ऑर्डर से कम आ रहा है, ठीक। तो हमारी जो रैंक है, जैसे उसने कहा कि रैंक जो है हमारी वो ऑर्डर से कम है, मीन्स हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कौन सी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। तो उसमें कुछ एक्स वाई करके कुछ वेरिएबल वगैरह दिए होंगे, मान लीजिए एक्स दिया है कुछ वेरिएबल में, तो उसको कहेगा आप एक्स की वैल्यू बताओ, तो वहाँ पे आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके DU BHU वगैरह में कई बार, जैम में भी आ सकता है, मैं नहीं कर रहा हूँ नहीं आ सकता, लेकिन DU BHU वगैरह में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना ध्यान देंगे, ठीक है, और इसको नोट कर लेंगे जो मैंने बताया, ठीक है। समझ पा रहे हो। जैसे एग्जांपल यार लिख भी देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि यार सर जो बताए वो समझ नहीं आया। चलिए ठीक है, एग्जांपल के रूप में मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे x लिखा 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे लिख दिया -s, यहाँ पे लिखा 2 1 1। ऐसे कुछ हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैट्रिक्स है ए। आपको कह दिया कि रो ऑफ ए जो है वो लेस देन है 3 के। अब इससे जैसे एक कंडीशन दिया, तुरंत इससे आपको क्या करना है, पकड़ लेना है कि जो हमारी डिटरमिनेंट ए है वो क्या है, 0 है। क्यों, सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि जो रैंक ऑफ ए है लेस देन 3 है, ठीक है। वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन 3 नहीं है। अगर 3 नहीं है तो मतलब कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इसका अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो आप क्या करो, डिटरमिनेंट निकालो, इसको क्या रख दो, 0 रख दो। तो चलिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, और डिटरमिनेंट निकालो x, ठीक है ना। यहाँ पे निकाल सकते हो मॉड ऑफ ए दिस इक्वल्स टू x 4 + x, ठीक है, -1। अब डिटरमिनेंट तो यार निकालना आता ही होगा, और यहाँ पे 3 + 2x + 2 3 -8, ठीक है ना। ऐसा हो गया, दिस इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपको रूट निकालना वो आता है श्रीधराचार्य फार्मूले से, सीधा लगाओ और आंसर ले लो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एग्जाम वगैरह में ना, तो रूट निकालने के लिए जो जनरल मेथड है जिसमें हम लोग कॉमन लेते हैं और दो कॉमन चीज़ें क्या करते हैं और कॉमन लेते हैं, जैसे लिखते हैं ना कि x + a x + b = 0, ऐसा करके रूट निकालते हो ना। तो ऐसा करके रूट नहीं निकालना चाहिए कभी भी। मेरे हिसाब से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे है तुरंत श्रीधराचार्य फार्मूला लगाओ, वहाँ लगाओगे सीधे आपको रूट मिलेगा, ठीक है।
तो कभी भी एग्जाम में कुछ आए तो ऐसे निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें आपका टाइम जाया होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधे श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएं। श्रीधराचार्य फार्मूला आपको आता होगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला होता है, इससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रैंक हो गया, रैंक आपको समझ में आया। अब देखिए हम इसके बाद देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस अगर हमारी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा कि नॉन कंसिस्टेंट होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस। ठीक, उसमें n वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है हमारे पास। तो मैं जनरल के लिए बताऊंगा, ठीक है, n वेरिएबल्स के लिए। बाकी आपको जितने भी वेरिएबल मिले उसके लिए आप उसको सॉल्व वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो सोल्यूशन जो हमारा है, जैसे हमारा जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो सोल्यूशन जो हमारा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, या हमारा क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट अगर होगा तो इसमें दो कंडीशन, उसके पास या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, या तो उसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक, और इनकंसिस्टेंट का मतलब कि सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसमें दो ही कंडीशन है। पहले हम देखेंगे कि सोल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर हमारा कंसिस्टेंट है फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि सोल्यूशन हमारा यूनिक है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, दूसरे में अगर इनकंसिस्टेंट है तो सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इन होमोजीनियस इक्वेशन का वो जो है, या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, ठीक, तो ये देखते हैं कैसे इसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो हम पहले क्या लिखते हैं, n नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो ये लिखिए, देखिए a1 x1 x2 x3 ये सब भैया xn ये सब क्या हमारे क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स है। ठीक है, a12 x2 प्लस a13 x3 और यहाँ पे गया a1n xn दिस इक्वल्स टू bm1। ऐसा कुछ हमारा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है ना भैया। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो होमोजीनियस हो जाता। ठीक है, और होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस ये मैं डिफरेंशियल इक्वेशन भी थोड़ा बहुत और वहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 21 x1 प्लस 22 x2 प्लस डॉट 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 यहाँ पे 2n xn दिस इक्वल्स टू b2। ठीक है, तो ऐसे नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ पे लिखेंगे an1 x1 प्लस डॉट 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 ann xn दिस इक्वल्स टू bn। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हमारा जो गिवन रहेगा क्वेश्चन में वो ऐसे इस फॉर्म में रहेगा कुछ। ठीक है, और अगर इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में ये लिखा जाएगा कि a11 a12 a13 डॉट 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 an1। ठीक है ना, और ऐसे नीचे आप जाओगे तो an1 और यहाँ से ann। ठीक है, और यहाँ से आपका होगा x1 x2 और यहाँ पे xn। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा b1 b2 b3 होगा ये भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसको अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, जो गिवन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है इसको हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारा सोल्यूशन किस नेचर का है, ये हम आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ से देखेंगे आप तो आपको मैट्रिक्स, आपको 3 मैट्रिक्स दिख रही है। पहली मैट्रिक्स आपको ये वाली दिख रही है जो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कह सकते हो। ठीक है ना, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम दे रहा हूँ A। ठीक है, ये हमारी वेरिएबल की मैट्रिक्स है, इसको नाम देते हैं X। और ये हमारी जो नॉन होमोजेनियस उधर वाली पार्ट की मीन्स जो RHS की जो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, इसको मैं नाम देता हूँ B। ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेशन है इसको हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो लिख देते हैं AX इक्वल्स टू B। ठीक है, इस फॉर्म में। और इसको अगर सॉल्व करना हो तो कई तरीके होते हैं। ये भी तरीका होता है कि आप क्या करो, x इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B, A इनवर्स निकालो, B से गुणा कर दो और आपका x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जितने भी इक्वेशन है, या ऐसा करो कि A को जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स बना दो।
ठीक है। एक को डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, एक को डायगोनल मैट्रिक्स अगर बनाना है तो जो ऑपरेशन आप ए में लगाओ वो आपका बी में भी लगेगा, ठीक है। इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स बना दो और x1 x2 x3 जो भी है आपका जो डायगोनल है वो इक्वल हो जाएगा सीधा आपके बी मैट्रिक्स से, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे A11 A22 A33 ऐसा ही ANN है, यहाँ पे ऐसे कुछ मैट्रिक्स हमारे पास बन जाए, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 सब हो जाए और यहाँ पे मेरा x1 x2 x3 और डॉट डॉट xn हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स आ जाए वो बी डैश आ जाए, मतलब कि कुछ हमने ऑपरेशन लगाया और हमें बी डैश मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है ना। क्योंकि ए मैट्रिक्स को डायगोनल बनाने के लिए कुछ आप ऑपरेशन इसमें लगाओगे, रो रिड्यूस करोगे या कॉलम रिड्यूस करोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है। इसको बनाने के लिए तो जो ऑपरेशन आप यहाँ लगाओगे वही आपका बी में भी लगेगा, इतना आप समझ रहे हो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो आप सीधे निकाल सकते हो कि A11 x1 इक्वस टू, यहाँ पे तो सब जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, दिस इक्वस टू B1 डैश, तो यहाँ पे x1 इक्वस टू B1 डैश डिवाइड बाई A11। तो ऐसे करके आप सारे सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। सारे वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इतना आप समझ गए। तो ये था इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। सॉल्व करने का तरीका भैया सिंपल, सबसे अच्छा यही होता है कि ए इनवर्स भी निकाल लो। दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको रिड्यूस कर लो और उसको डायगोनल बना लो। तीसरा तरीका होता है कि आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, वहाँ से आप सॉल्व कर लो। तो 3 तरीके हैं, इससे आप कर सकते हो। ये आसान, सबसे आसान तरीके यही 3, ठीक है। अब देखिए ए एक्स इक्वल टू बी, हमारे पास ये आ गई मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम लोग एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं सी, ठीक है, जो कि लिखी जाती है ए कॉमा बी से, ठीक है। ये देखिए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है। ये कैसी है भैया, n क्रॉस 1 की, मतलब कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक। तो a कॉमा बी जो हमारी मैट्रिक्स लिखी जाती है ये होती है n क्रॉस n+1 की, क्योंकि इसमें देखिए एक कॉलम ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस सी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये, ठीक। सी मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं ऐसे कुछ। अब देखिए इसी सी मैट्रिक्स की मदद से हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो किस नेचर का होगा। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो क्या होता है, अगर हम लोग प्रेडिक्ट करने चल रहे हैं कि कैसे हमारा सोल्यूशन वो होगा, तो 3 कंडीशन है। देखिए 3 ही है ना। पहले हम ये चेक कर लेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 2 3 ही कंडीशन है हमारे पास। चलिए ये देख लेते हैं। अगर हमारा रो ऑफ ए मतलब रैंक ऑफ ए दिस इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी हो जाए, तब हमारा जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अगर ये कंसिस्टेंट हो गया, अब देखिए कंसिस्टेंट से क्या होगा, अगर ये कंसिस्टेंट हो गया तो इस पर 2 कंडीशन, यूनिक वाली और इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली, ठीक है ना। तो अगर रो ए इक्वल्स टू रो सी है और इक्वल्स टू नंबर ऑफ दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है, तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा। मतलब कि हर एक वेरिएबल का जो मान है एक यूनिक मान मिलेगा, एक यूनिक उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो गए। यहाँ से आप देखिए अगर ये लेस देन है, ठीक है ना, जो रैंक है हमारी वो लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से, ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो रो ए इक्वल टू रो सी हुआ, तुरंत हमें पता चल गया कि जो सोल्यूशन है वो हमारा कंसिस्टेंट होगा, ठीक। कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट हमें पता चल गया। अब हमने ये कंडीशन देखी, अगर ये रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी बराबर हो जाए और वो भी बराबर हो किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अब क्या हो जाए, अगर लेस देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल के तो हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। तो ये 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है कि कब हमारा ये होगा कि हमारा जो इक्वेशन है या हम कह सकते हैं जो सोल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा। कैसे हम जानेंगे, अगर हमारा रो ऑफ ए ये इक्वल ना हो रो ऑफ सी के, मतलब कि रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ सी के अगर इक्वल नहीं होगी, तब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रैंक है, जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है भैया, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, यहाँ पर क्लिक होगी इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए रो ऑफ ए तो मैं ये आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। रैंक ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स है, इसको तो मैं निकाल लूँगा, या n×n मैट्रिक्स है, ठीक। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मैं कैसे निकाल सकता हूँ, रैंक, ठीक है। तो रैंक का मैंने आपको डेफिनेशन जो लिखवाया था वो क्या था कि ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर सब स्क्वायर मैट्रिक्स, यही लिखवाया था ना, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, इसमें देखोगे आप, जैसे मैं अगर 3x3 ऑगमेंटेड 3x4 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करूँ, जैसे कि देखिए अगर मैं 3x4 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लेके
एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कैसे इसकी रैंक आप प्रेडिक्ट करोगे, कैसे आप इसकी रैंक निकालोगे। 3x4 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो सी में लिख सकता हूँ ऐसा कुछ होगा ABC DE F GH और I, ऐसे कुछ है। और हमारी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इधर वाली जो रो है इसको मैं लिख देता हूँ X Y और Z, ठीक है, कोई नंबर ही है ये, और ये हमारी 3x4 जो है मैट्रिक्स हो गई। ठीक, अब देखिए इसकी रैंक हम कैसे निकालेंगे। पहली बात तो इसकी रैंक आप प्रेडिक्ट कर सकते हो भैया, रैंक ऑफ ए यही तो है भैया, ये मैट्रिक्स ए है और ये पूरी जो है सी मैट्रिक्स है। तब क्या करो, रैंक ऑफ ए पहले निकाल सकते हो, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, अगर 0 नहीं आता तो रैंक ऑफ ए इसी का ऑर्डर के बराबर मतलब 3x3 के बराबर हो जाएगा। अगर रैंक हमारी 0 आ जाती है तब क्या होगा, इसको सब मैट्रिक्स निकालेंगे, सब स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि इससे भी कम है जो रैंक है। और अगर 0 नहीं आता, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत सारी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगी ना, 3x3 जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें 2x2 की बहुत सारी सब स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगी, ठीक है, तो उनका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, और चेक करेंगे कि कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है जो 0 ना आता हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3x3 हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है 3x3 है, ठीक, सी मैट्रिक्स हमारी 3x4 की है। ठीक है, हमने ये निकाला कि ए जो है 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका हम लोग रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमने प्रेडिक्ट कर लिया, मान लीजिए इसका रैंक जो है हमें रो ऑफ ए कुछ जो है मिल गया हमें, ठीक, ये हमारा हो गया नोन। ठीक है, ये हमें नोन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस सब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर देखते हैं। जब इसका हम लोग निकालते हैं, देखिए जो सी मैट्रिक्स है इसका भी जो रैंक है हमारा वो 3 इससे कम ही आएगा। ठीक है भैया, क्योंकि 4 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखो ऐसा भी कहा जाता है, जैसे रैंक को हम और एक तरीके से डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, या कह सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज का मतलब क्या हो गया, अब देखिए अगर डिपेंडेंट है वो तो किसी ना किसी फैक्टर से वो 2 रोज क्या होंगी, आपस में डिपेंड करेंगे, तो हम कोई ना कोई फैक्टर गुणा करके किसी रो में, और अगर मैं किसी और रो से माइनस कर देता हूँ तो हमारा जो मतलब कि जो हमारी प्रिंसिपल रो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो इससे हम लोग ये भी डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वो रैंक के बराबर होती है। ऐसे भी हम लोग डिफाइन करते हैं अपनी रैंक को। ठीक है, ये भी 2 तरीके हैं, आप इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कितनी रोज है, 3, मतलब कि ये जो सी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसका जो रैंक है वो 3 या इससे कम ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सी मैट्रिक्स में 2 ही सब स्क्वायर मैट्रिसेस बन सकती हैं 3x3 की। ठीक है ना, एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है, और कोई बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। देख रहे हो ना, या तो ये बना सकते हो या तो ये बना सकते हो, इसके अलावा कोई मैट्रिक्स बनेगी नहीं। अब इन्हीं दोनों का आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, जैसे इसका निकालोगे डिटर्मिनेंट, अगर 0 आ जाता है तब तो भैया दिक्कत है। ठीक है, अगर 0 नहीं आता, अब देखो जैसे ए के लिए तो ये तो फिक्स है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसकी रैंक जो है 3 से कम हो जाएगी। लेकिन बी जो हमारी सी मैट्रिक्स है, इसके लिए अगर ये 0 आ जाता है और ये 0 नहीं होता है, तब भी हमारी जो सी की जो रैंक होगी वो 3 के बराबर होगी। ठीक है ना, मैंने बताया कि सब मैट्रिक्स जो आप बना रहे हो उसमें से कोई भी सब मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो हमारी जो रैंक होती है उसके ऑर्डर के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, तो मतलब कि ए जो हमारी मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हमारी जो रैंक है, जैसे मैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का एग्जांपल जैसे दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि रो ऑफ ए जो है वो लेस देन 3 आ गया। ठीक है, मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट है ए का, ए मैट्रिक्स का, ये हमारा 0 आ गया। ठीक है, ये हमें पता चल गया डिटर्मिनेंट ए जो है ये 0 है। ठीक, लेकिन हमने जब डिटर्मिनेंट इसका निकाला, इसको मैं मान ले रहा हूँ डी। ठीक है, जब हमने डिटर्मिनेंट डी निकाला तो ये 0 नहीं आया, तो हमने तुरंत प्रेडिक्ट किया जो हमारी रो ऑफ सी है, जब इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, मतलब यहाँ से देखिए 3x3 डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमने जब निकाला तो ये 0 नहीं आया। मीन्स इसका ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट कि रो ऑफ सी जो है वो तुरंत ही भैया यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए रो ऑफ ए जो है 3 से कम है, रो ऑफ सी हमारा 3 हो गया, मतलब कि इन दोनों की रैंक जो है वो इक्वल नहीं है। मीन्स हमें जो इसका सोल्यूशन मिलेगा, इस नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन मिलेगा वो इनकंसिस्टेंट मिलेगा। समझ पा रहे हो कुछ? बिल्कुल समझ पा रहे हो। ठीक है ना, अब देखिए अगर ये भी 3 आ गया और यहाँ पे निकाला हमने डिटर्मिनेंट वो भी 3 आ गया, तो तुरंत ही आप ये प्रेडिक्ट कर दोगे कि हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा।
एकदम समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, जैसे हमने आप जैसे सी मैट्रिक्स आपको मिला, आप क्या करो तुरंत ही ए मैट्रिक्स का आप क्या निकालो, डिटर्मिनेंट, वहाँ से आप इसकी एक ही रैंक प्रेडिक्ट कर दो। एक ही रैंक अगर इसके ऑर्डर के बराबर आ गई तो आप वही जो रैंक होगी वो सी की होगी, ठीक है। अगर इसकी रैंक 0 आ गई तब हम लोग आगे डी की जो वो होगी डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इस पर आप एक नोट पॉइंट लिखना, ये अपना नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये अभी दिमाग में है, देखिएगा कि, ठीक है, नोट पॉइंट में लिखवाता हूँ थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। आर्गुमेंटेड कैसे मैट्रिक्स होगी, उसकी रैंक हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो सी मैट्रिक्स जो हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको हम लोग लिखते हैं ए और कॉमा बी, ऐसा कुछ हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, नोट पॉइंट करके लिखेंगे, इफ़ ये ए जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, और सी हमारी n क्रॉस n+1 मैट्रिक्स है, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। इफ़ रो ऑफ ए इक्वल्स टू n, देन हमेशा ये ट्रू है, देन रो ऑफ बी मस्ट बी इक्वल्स टू n, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे। दूसरा नोट पॉइंट लिखेंगे, इफ रो ऑफ ए इज लेस देन n, देन रो ऑफ बी मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू n, ठीक है। ये दो नोट पॉइंट लिखेंगे कि जैसे हमने रो ऑफ ए निकाला है n के बराबर है, तो ये 100% श्योर है, सॉरी रो ऑफ बी नहीं, यहाँ पर रो ऑफ सी लिखेंगे, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी जो रैंक होगी वो जो है n के बराबर होगी, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं। तो रो ऑफ ए अगर n हो गया तो रो ऑफ सी जो है वो 100% श्योर है कि जो उसकी रैंक होगी n होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रो ऑफ ए अगर लेस देन n है तो ये ज़रूरी नहीं है कि रो ऑफ सी हमारा वो इक्वल हो n के, ये इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का अगर आपको कोई कहता है कि रैंक निकालो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ गए, ठीक। तो ये था हमारा कि हम लोग कैसे सोल्यूशन प्रेडिक्ट करेंगे किसी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। ये है भैया इंड मैट्रिक्स अलजेब्रा का, मैट्रिक्स अलजेब्रा आपकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे, इसके बाद हम लोग फूरियर सीरीज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा हमारा हो गया, ठीक है। और मैट्रिक्स अलजेब्रा में हमने क्या क्या लिखा, समरी के रूप में आप लिखेंगे, नोट करिए समरी। पहला पॉइंट हमने जो मैट्रिक्स अलजेब्रा में पढ़ा वो पढ़ा कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आइगन वेक्टर निकालने के बाद हम लोग उसको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। और हमने थोड़ा कनेक्शन देखा कि जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है वो क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे आइगन वेक्टर और आइगन वेक्टर कैसे आइगन फंक्शन बन जाता है और आइगन वैल्यू हमारी कैसे एनर्जी लेवल्स की आइगन वैल्यूज़ बन जाती हैं, ठीक है। ये हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स में जो मैट्रिक्स अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का वो कैसे रिलेटेड है, ठीक है। पहला नोट पॉइंट ये लिख लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा, पहला। दूसरा हमने ये पढ़ा कि कार्ली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, ठीक है, और उसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, ठीक है। पहले दूसरी चीज़ ये पढ़ी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे डायरेक्ट सवाल आते हैं जो कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक। तीसरा हमने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप की, जैसे मैंने 14-15 टाइप की मैट्रिक्स आपको बताई और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मेन फोकस आपका प्रॉपर्टीज़ पे होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो प्रॉपर्टीज़ पे ही बेस्ड रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत ब्रॉड क्वेश्चन नहीं देता, कोई TIFR हो, जेस्ट हो, जैम हो, सब आपको सिर्फ सोचने के लिए देता है, ठीक है। आपकी थिंकिंग फॉर देखता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपके ध्यान में वो होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है हमारा 3 पॉइंट हो गया। फिर चौथा जो हमारे समरी में आगे आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट है हमने जो पढ़ा वो पढ़ा डायगोनलाइजेशन, कि डायगोनलाइजेशन हमारा कैसे होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। और उसकी मदद से हम लोग e⁴ cos a sin a ये सब कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। जैसे एक जनरल तरीका था कि आप क्या करो एक्सपेंशन करके निकाल दो, दूसरा तरीका हमारा ये था कि हम क्या करें डायगोनलाइजेशन करें और वहाँ उसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लें अपना cos a e⁴ sin a ये सब हम ना निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर e⁴ निकल गया e⁻⁻a भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे आपका निकलता है ये मैंने डायगोनलाइजेशन की मदद से आपको पढ़ाया और उस पर एक एग्जाम्पल भी आपको कराया था, ठीक है। ये हो गया।
फिर उसके बाद हम आए किस पे, फोर्थ लेक्चर पे। फोर्थ लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, रोटेशन मैट्रिक्स, कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेट को हम लोग रोटेट करा देते हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट तो हमें रोटेशन मैट्रिक्स क्या मिलती है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये सब हमने देखा, ठीक है। और उसका एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया। रैंक हमने डिफाइन किया कि रैंक हमारी क्या होगी, और रैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी हमने चर्चा की, ठीक है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट था, सबसे लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा क्या था, सोल्यूशन ऑफ ए नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 2-3 तरीके मैंने निकालने के बताए, जो आप यूज करके देख लोगे उसको भी आप निकाल लोगे। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में सिर्फ और सिर्फ इतना है, इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। और आप देखेंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है मैट्रिक्स अलजेब्रा के, जितने मैंने टॉपिक पढ़ाए सिर्फ आप इतना ही पढ़ें, इससे ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि जैम के सिलेबस में सिर्फ आपका इतना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा आपका यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर में 2-3 लेक्चर आपके फूरियर सीरीज के होंगे, 2-3-4 लेक्चर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे। तो मेन टॉपिक जो मैंने बताया था आपको, सिलेबस मैंने कभी बनाया था तो उसमें मैंने चर्चा ये की थी कि आपके 4 टॉपिक जो है मैथमेटिकल फिजिक्स को पूरा कर देते हैं। पहला होता है आपका वेक्टर, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा कह सकते हो या वेक्टर कैलकुलस कह सकते हो, जिसको मैंने पढ़ाया आपको। दूसरा जो होता है वो क्या होता है भैया, आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ा दिया। तीसरा आपका फूरियर सीरीज जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, और चौथा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 4 टॉपिक है जो आपके मेन टॉपिक है किसके, मैथमेटिकल फिजिक्स के। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने हैं, ठीक है। तो अगर ये 4 टॉपिक आपके कवर हैं तो आप जान लीजिए कि 70% आपने मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो मैंने पहला टॉपिक आपको खत्म कर दिया, 2 टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं, पहला वेक्टर अलजेब्रा, दूसरा मैट्रिक्स अलजेब्रा। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो क्या होगा, फूरियर सीरीज के ऊपर, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, फूरियर सीरीज का लेक्चर आने ही वाला है। जस्ट आप इसका जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। और नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा फूरियर सीरीज का, उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से मैथमेटिकल फिजिक्स क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में इसको प्लीज़ और प्लीज़ शेयर करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर इससे आपके दोस्तों को सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ उनको सिखाएं, ठीक है। और अगर सीखने को मिलता है भैया तो उनसे भी कहिए कि वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल फिजिक्स फाउंडेशन वो शेयर करें, ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद।